So, welcome back all of you on the platform of EcoStudy. So, today in this part, we are going to discuss about what is gross capital formation, what is the trend of gross capital or gross fixed formation in India, uh, starting from independence to till now, what is trend. Then we are going to see what is the problem in Indian economy, what is why there is a low gross capital formation in Indian economy, what are the reason. Then we are going to see how to solve, कि कैसे हम solve कर सकते, what is the solution of it. Okay, so let's start with the what is the trend, कि gross capital formation का मतलब पहले होता क्या है. तो देखिए, कैपिटल किसी भी इकोनॉमी के लिए जो होता है वो की ड्राइवर होता है, क्योंकि कैपिटल से हम आने वाले टाइम के अंदर क्या हम प्रोडक्शन करेंगे, हमारा जीडीपी क्या होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल के ऊपर कि हमारे पास कितना कैपिटल है. और कैपिटल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा. और इन्वेस्टमेंट अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं. ओके, पहला होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदना, लाइक योर मशीन, इक्विपमेंट, ड्यूलिंग. तो ये सब फिक्स्ड एसेट है जो आप खरीद रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सेकेंड वन जो इंक्लूड होगा दैट इज योर स्टॉक, व्हाट स्टॉक. और थर्ड जो होगा वो वैल्यूएबल्स, दैट इज नोन एज गोल्ड. ओके, सो ये तीन आपका मिला करके आपका क्या बनाता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, बिल्कुल दिमाग में अब आपका बैठ जाना चाहिए कि तीन चीज मिलाकर को बनते हैं. एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सेकेंड वन स्टॉक, और तीसरा वैल्यूएबल. ठीक है, तो ये तीनों को मिला करके. और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है. ये फिक्स्ड अगर आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है इक्विपमेंट को खरीदना, मशीनरी को खरीदना, ड्यूलिंग को खरीदना, दैट मीन्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंड. ओके, सो अब हम सबसे पहले ट्रेंड समझेंगे. मीनिंग हम समझ लिए कि कैपिटल फॉर्मेशन का क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है ये समझ लिए. अब हम ट्रेंड देखते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड. सो इट्स सेकंड. सो let's start with at the time of the independence, what is the gross fixed capital formation. मतलब मशीनरी को लेकर के, ड्यूलिंग को लेकर के आपका कितना था. तो आप देख सकते हो ये 11%, 11%, 10%, 12, 14, ठीक है, 15, 13, गेटिंग, मतलब 11 to 13% के बीच में ये वैरी कर रहा है, राइट. तो ऑन एन एवरेज अगर हम ले इसको तो ये कितना आपका 13%. तो आपका ऑन एन एवरेज कितना है, 13%. गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट डिकेड के अंदर आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16. तो आप 16% ले, राइट, 13%, फिर 16%. ओके, आपको कम से कम पूरा डाटा याद नहीं, हर एक डिकेड का नहीं, तो इतना तो याद होना चाहिए. इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये था, इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे ये था, और अभी का ये तीन आपको पीरियड तो याद होना चाहिए. गेटिंग, पूरा डिकेड आपको नहीं याद, 7 डिकेड आपको नहीं याद, तो आपको 3 डिकेड याद होना चाहिए. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, एंड एट द टाइम करंट पीरियड. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखते ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन थर्ड डिकेड के अंदर, तो वो कितना है आपका, ये 15, 16, 17, 18, 19. तो ये हम ले सकते हैं 19% ऑन एन एवरेज हम कर ले, या 18%. ठीक है, 18% ऑन एन एवरेज, 18%. नेक्स्ट डिकेड के अंदर 20 to 24%. ठीक है, तो आप 22% ऑन एन एवरेज कर सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. इस तरीके से आप करते जाए, आपको सारा डाटा आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि लाइक ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का पीरियड का टाइम है, तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 24% था. कितना, 24%. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, 12 से 13%, 12% कह सकते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे डबल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना डबल हो गया.
ठीक है, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद देख सकते हो 25 से ये 35% चला गया, 10% का उछाल है। सेविंग के अंदर भी उछाल था, सेविंग बढ़ेगा तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे लंबा उछाल। तो ये एग्रीगेट की बात करते हैं तो 30% या 32% ले सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट करंट पीरियड की बात करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन आपका कितना होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 34% से लेकर के ये कितना चला गया, 26%। गेटिंग, तो 30% ऑन एन एवरेज कह सकते। ठीक, तो जैसे आपका सेविंग चेंज हो रहा है, जौन से पीरियड में सेविंग इंक्रीज हो रहा है उस पीरियड में फिक्स कैपिटल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सेव होगा तभी तो वो कैपिटल के अंदर लोग खरीदेंगे, कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपका है कि इस पीरियड के अंदर आपका सेविंग भी डिक्रीज हुआ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल भी डिक्रीज हुआ। ओके, हाँ, गोल्डन पीरियड के टाइम पे आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ, और आपका जो मैक्सिमम ग्रॉस फिक्स कैपिटल गया वही आपका 35%, वो 37% गया था, उससे कुछ लेस, 1-2% लेस। गेटिंग, सो दिस इज योर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का रिकॉर्ड। स्टार्ट कहां से हुआ, 13%। इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन स्टार्ट मीन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, पहला डिकेड के अंदर 13%। एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कितना था, ये 12% लिख लेते हैं तो ठीक है, तो ये 24%, डाटा याद करते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट 2000 में कितना था आपका, तो आप 32%, 32%। ठीक है, और अभी कितना हो गया, वो डिक्लाइन होकर के 27-28% ऑन एन एवरेज 30%। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो है डाटा है। अब हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का भी डाटा देखना है। ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का नहीं देखना है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का अगर हम डाटा देखें तो दिस इज योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, जो कि टोटल बताएगा। क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, अभी हमने बात की ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, प्लस वैल्यूएबल। ठीक है, चूंकि इसे गोल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, और एक और आता है आपका, एक और आता है। ठीक है, तो तीन था वहां पर, एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक वैल्यूएबल, एक और आपका आता है। ओके, सो याद नहीं आ रहा है तो वो पीछे जाते हैं तो देखते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो ये कितना 15% से आपका स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 10, 8, 13, 17, 18, राइट। सो ये 13, 15, ये ऐसा गया। तो ऑन एन एवरेज आपका कितना था, 15%, कितना, 15%। ठीक है, ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो वो आपको ऑन एन एवरेज कितना है, देख सकते हो 18%, कितना, 18% ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उससे 1-2% ज्यादा ही होगा। ठीक है, 2% आपका ज्यादा है, 2% प्लस कर ले। ठीक है, जो भी आपका 13% था तो ये 15% है, 16% था तो 18% है। तो पहला 15%। अब सीधे इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीरियड टाइम पे देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल आपका कितना था, 26, 27, 25, 27, 22, 26, 29, 22, 25। ठीक है, तो ये लगभग 25-26 के आसपास, 26%। ठीक है, 25-26 के बीच में आपका 25% लिख, 25% ऑन एन एवरेज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बट आपका नेक्स्ट पीरियड, आपका गोल्डन पीरियड के टाइम पे मैक्सिमम कितना, 42% गया, कितना, 42%। तो ऑन एन एवरेज अगर हम एग्रीगेट करके लिखे तो ये कितना, 35%, कितना, 35% ऑन एन एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट करंट पीरियड की बात करते हैं तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपका कितना है, 38, 39, 34, जो कि डिक्लाइन हो रहा है। सेविंग डिक्लाइन होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल डिक्लाइन होगा, ग्रॉस कैपिटल डिक्लाइन होगा, सब डिक्लाइन होगा, क्योंकि सेविंग जो होगा उतना ही कैपिटल होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सेविंग और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो सेविंग डिक्लाइन हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल भी आपका डिक्लाइन हो रहा है।
38 जो 42% था वो डिक्लाइन होकर के कहा 27% पे आपका आ गया। गेटिंग? सो ऑन एन एग्रीगेट अगर हम मान लें तो ये आपका कितना, ये 30% एग्रीगेट हम कर ले, 30 या 32% भी लिख सकते। ओके, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950s डिकेड के अंदर कितना था, 15%। एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कितना था, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे ये 25%। एट द टाइम ऑफ बूम, जब इकोनॉमी हमारा बूम किया कितना था, 35%। और नेक्स्ट डिकेड के अंदर वो डिक्लाइन होकर के कितना, 30%। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो इसका डट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम डाटा को समझने में? आपको बस 3 पीरियड का डाटा याद रखना है। सेविंग 10% था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मैक्सिमम आपका 37% गया, अभी 29% है। ठीक, सो ये तो देख सकते हो, स्टार्टिंग 2005 की बात करते हैं 30%। ठीक है, मैक्स ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, मैक्सिमम कहाँ गया, 34%। फिर ये डिक्लाइन आपका 2012 से डिक्लाइन होना ये स्टार्ट हो गया, बट 2018 के बाद ये फिर से वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपको ट्रेंड याद रखना है कि आपका इनिशियली 2005 के बाद इंक्रीज हो रहा था आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन 2012 के बाद आपका क्या, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इकॉनमी जो है धीरे धीरे स्लो डाउन के अंदर आया। फिर आपका नया गवर्नमेंट आया, फिर आपका जीएसटी आया, फिर आपका डिमोनेटाइजेशन आया, बट 2018 के बाद आपका धीरे धीरे वापस ही होना स्टार्ट। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज, इस तरीके से आपका कब बने। ओके, सो अगर बात करते हैं कि अब के टाइम पे जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सेव कौन कर रहा है, हाउस होल्ड। अगर सेव हाउस होल्ड कर रहा है तो कैपिटल कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड कैपिटल खरीदेगा। और इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इस डेकेड के अंदर सेविंग क्या हुआ, डिक्रीज। तो हाउस होल्ड का जो कैपिटल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? याद रखने वाला ट्रेंड वही, आपको 3 डिवाइड कर लेना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, बूम अगर आप लिखे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो करेंट पीरियड। गेटिंग? सेविंग का अगर बात करते हैं, मैं आपको लिख देता हूं, सेविंग कितना था, 10% था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना, 10% का सेविंग। फिर 10 से 13, फिर 16, फिर 19, फिर 22, राइट। तो फिर हमारा कितना हुआ था, 22%। फिर 22 से 32%, 32% से 30%, अभी कितना है, 29% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट वन, यो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही यहाँ पे याद रखे, फिक्स्ड से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कितना था आपका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 15%। ठीक, 1990s में कितना हो गया, 25%, फिर 35%, फिर अभी कितना है, 30%। और इन एग्रीगेट 28%, 29%, तो 30%। ठीक है, ये 32 बीच में, बट इट, इस तरीके से आप टेबल बना ले। गेटिंग इट अर्थ? ओके, ओके, समझ में आ रहा है जल्दी से? यस। सो आपका सेविंग क्या हुआ था, इस डिकेड के अंदर सेविंग क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, मतलब पिछले डिकेड के अंदर सेविंग डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, 2012 के बाद तो सेविंग डिक्लाइन हुआ था, तो कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और सेविंग हाउस होल्ड का डिक्लाइन हुआ था, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन किसका डिक्लाइन होगा, हाउस होल्ड का। तो देख सकते हो हाउस होल्ड का डिक्लाइन हुआ। अब क्यों डिक्लाइन हुआ, बिकॉज ऑफ डेलिंग, और मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर जो है वो लोग जो है वो कम, या प्रॉपर्टी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में, इक्विपमेंट के फॉर्म में लोगों ने कम कर दी।
गेटिंग माई पॉइंट। तो ड्वेलिंग एंड बिल्डिंग के में देख सकते हो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 12% से 6% हो गया। इक्विपमेंट के अंदर देख सकते हो डिक्लाइन हो गया 2.82 से 2.24, 1% के आसपास। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों के कारण आपका क्या हुआ इस पीरियड के अंदर, मतलब 2012 से के बाद क्यों आपका डिक्लाइन हुआ जी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड जो है उसका इन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हुआ। हाउस होल्ड जो है उसने अपना सेविंग डिक्लाइन किया, कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ड्वेलिंग, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन्वेंटरीज, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, गेटिंग, कंस्ट्रक्शन। यस, सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग आप बताया था शुरू में, एस इज इक्वल टू आई। आप सेव कर रहे हैं, आप बैंक में रख रहे हैं, उस बैंक वाले पैसा कहाँ देगा, कोई कंपनी को देगा, जिससे क्या होगा इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेविंग बढ़ा रहा है तो इन्वेस्टमेंट बैंक ज्यादा देगा कंपनी को, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो ये 2012 के बाद आपका क्या हो, साथ ही साथ यहाँ पे पता चला कि क्यों आपका 2012 के बाद आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हुआ। एक और रीजन है कि 2005 के टाइम पे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था, वो शार्प इंक्रीज था, अच्छी तरीके से प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। बट 2012 के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, डिक्लाइन हुआ, स्टैग्नेट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये अब देखिए, अब आने वाले टाइम के अंदर जो आने वाला दो दो डिकेड है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है, मस्ट नीडेड है इंडिया के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाइक रोड, रेलवे, लाइक स्टॉक के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज। तो ये सब में आपका जो लाइक योर नेटवर्किंग, टेलीकॉम सेक्टर, ये सब में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है, रोड है, रेलवे है, ठीक है, आपका स्टोरेज है, लॉजिस्टिक, आपका कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है। तो ये सबको बनाने में कॉस्ट क्या लगता है, ज्यादा कॉस्ट ज्यादा, साथ साथ टाइम भी क्या लगता है ज्यादा। तो ये सब जितने भी प्रोजेक्ट है वो कौन से प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबे टाइम, 4 साल 5 साल इनको बनाने में लगेगा। गेटिंग? और इसलिए इनको बनाने में पैसा जो चाहिए वो कैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म नेचर का, लॉन्ग टर्म। लेकिन इंडिया के अंदर जो बल्क ऑफ सेविंग जो होता है वो कहां से आता है, हाउस होल्ड से। जो सेव लोग करते हैं वो कहां से आता है, हाउस होल्ड से। वो कहाँ से आता है, अब अभी मैंने बताया था आपको 60% जो है आपका जो सेविंग है वो फिजिकल एसेट के अंदर है, फिजिकल एसेट के अंदर है। 60% आपका, 57% जो है वो कैश और डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा रखते हैं लोग, जो तुरंत उनको पैसा चाहिए। गेटिंग? 5% जो है वो सिर्फ बैंक के अंदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर पैसा है। तो अब हमें रोड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमको पैसा क्या चाहिए, पैसा चाहिए इसके लिए, लॉन्ग टर्म नेचर का चाहिए। बट इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग टर्म नेचर का पैसा है ही नहीं। हमें इंश्योरेंस चाहिए था, हमें इंश्योरेंस से पैसा चाहिए था, हमें दैट इज योर रिटायरमेंट फंड से पैसा चाहिए था। ये लॉन्ग टर्म नेचर के। बट ये इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड इंडिया के अंदर है ही नहीं, बहुत ही कम है, स्टैग्नेट है। दैट्स वाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैसा इजिली नहीं आ सकता। गेटिंग? सो इसलिए कैपिटल का फॉर्मेशन जो है वो कम है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई आपका कैपिटल का फॉर्मेशन कम है। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप पैसा दे रहा है, लाइक सरकार ने क्या किया कि बैंक को बोला कि आप नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दीजिए, रोड बनाने के लिए उस कंपनी को आप लोन दीजिए। तो बैंक के पास पैसा तो सीमित है, लिमिटेड है। बैंक के पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में पैसा है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रहा है तो ये दूसरे छोटे कंपनी लाइक एमएसएमएस, स्मॉल मीडियम स्मॉल एंड
इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसको पैसा ये नहीं दे पाएगी, इसको अगर पैसा देगी तो। गेटिंग माई पॉइंट। और बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर के, इसके पास पैसा भी नहीं है ज्यादा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सेस करना बैंक के लिए इज वेरी डिफिकल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। और एमएसएमएस के लिए भी डिफिकल्ट। ओके, सो अब बात आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लाइक रोड बना रहे हैं, पता चला कि बारिश आ गया या अर्थक्वेक आ गया, जिसके कारण हो सकता है वो रोड खराब हो जाए, इसके कारण इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। बट इशू क्या है कि पहला पहला इशू है क्योंकि बॉन्ड बैंक जो है वो फाइनेंस करने में डिफिकल्टीज है, क्योंकि बैंक की अगर बात करते हैं तो देखिए, बैंक जो है वो 40% पैसा बैंक को सरकार कहती है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी के अंदर क्या आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लाइक किसान को, स्टूडेंट को, एमएसएमईस को, तो ये सारे सेक्टर क्या है, प्रायर, ये सारे सेक्टर को आपको 40% जो आपको पैसा लोन दे रहे हैं उसका ये सेक्टर को देना है। 18% जो है वो आपको रखना है एसएलआर के फॉर्म। एसएलआर मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के फॉर्म में आपके पास पैसा रखना है। कितना, 18% ऑफ डिपॉजिट, 18%। 4% आपको सीआरआर के फॉर्म में डिपॉजिट करना है आरबीआई के पास, 4% पैसा। आप यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना हो गया आपका, 58, 62, मतलब 60% जो है पैसा, जो बैंक का जो क्रेडिट है 60%, वो उसके ऊपर क्या है, लिमिटेशन, लिमिटेशन या रेगुलेशन, रेगुलेशन किसके द्वारा, सरकार के। बाकी 40% ही पैसा बचता है बैंक के पास, जो अपने हिसाब से वो यूज कर सकते। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रेगुलेशन है, लिमिट, जिसके कारण बैंक को एक्सेस या कहाँ क्रेडिट देना चाहिए उसके लिए दिक्कत होती है। अब देखिए, बैंक का अगर क्रेडिट अच्छा है, बैंक के अंदर अगर जमा लोग जो है सेव ज्यादा कर रहे हैं, बैंक के अंदर जमा पैसे ज्यादा कर रहे हैं, बैंक के पास क्रेडिट अच्छा है, तो बैंक लोन ज्यादा देगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ज्यादा होगा, इकोनॉमी बूम करेगा। यही हुआ 2003-4 के अंदर तक। ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट साफ फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ 40%। अगर बैंक का क्रेडिट अगर 40% से अप गया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन भी क्या होगा, ऊपर जाए। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो ये क्या हुआ, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम के टाइम का था, 2003 से 8 के टाइम में बैंक का क्रेडिट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था। दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा। बट 8 के अंदर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके कारण मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आया। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आने के कारण लोग अपना पैसा निकाल करके बाहर लेके जा रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन जो है पैसा का वो चेंज हुआ। ठीक है, जिसके कारण मार्केट के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर रिसेशन भी आया, रिसेशन। आपका एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ, जिसके कारण जो कंपनी लोन ले रखी थी वो लोन पे नहीं कर पा रही थी। तो बैंक का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वैसा लोन जो 30 दिन से ज्यादा हो गया है और पे नहीं कर पा रहे लोन। ठीक है, लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं, हम रिकवर नहीं कर पा रहे, 30 दिन से ज्यादा हो गया, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि रिसेशन के कारण कंपनी लोन पे नहीं कर पा रही। सो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट गेट इंक्रीजेस। गेटिंग। तो डिफॉल्टर जो है वो इंक्रीज हो गए, जिससे बैंक को क्या डिफिकल्ट होना स्टार्ट हुआ। स्टेट एसेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। 12% के आसपास आपका स्टेट एसेट चला गया कॉमर्शियल बैंक का। ठीक है, 21 में से 11 बैंक ऐसे हैं जो कि आपका उसके अंदर स्टेट एसेट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर आरबीआई ने कंट्रोल लगा रखा है। 21 पब्लिक बैंक में से 11 पब्लिक बैंक के ऊपर आरबीआई ने कंट्रोल लगा रखा है क्रेडिट के ऊपर, क्योंकि उनका उनका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है। ठीक है, उनका बैलेंस वीक शीट जो है वो बहुत ही वीक है। गेटिंग माय पॉइंट, उनका स्टेट एसेट जो है वो ज्यादा है। ओके,
सो इस कारण तो स्ट्रेस बैलेंस शीट होने का इफेक्ट क्या है इकोनॉमी के अंदर? अगर बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, वीक है किसी भी बैंक का, इससे क्या होगा? बैंक फाइनेंस कर नहीं कर पाएगी। अगर फाइनेंस नहीं कर पाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है अभी हमें की जरूरत है अगले 2 डिकेड के अंदर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं आ पाएगा, है ना, फाइनेंस नहीं हो पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनीफोल्ड, है ना, हमारा कम होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अनुसार से उन्होंने कहा कि इंडिया को नीड कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पैसा कितना जरूरत है, 230 बिलियन डॉलर का, 230, और करेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 118। तो गैप 112 बिलियन डॉलर का गैप है, जो कि इंडिया के पास पैसा ही नहीं, जो कि चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 112 बिलियन डॉलर, और लेकिन बैंक के पास उतना पैसा ही नहीं है, कहां से पैसा लाए? गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला जो है कि आपका क्यों ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपका या कैपिटल फॉर्मेशन आपका कम है इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ बैंक क्रेडिट, लो बैंक क्रेडिट इन इंडिया। और क्यों है लो बैंक क्रेडिट, ये भी आपको रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कितना है कम, कितना जरूरत है, वो भी यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम बाहर वाले से जाकर के पैसा मांग सकते हैं और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फाइनेंस कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल फंडिंग की बात करें, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एक्सटर्नल फंडिंग? कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2016-17 के अंदर कितना था, 0.6%। बीओपी मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, सीएडी कितना था, 0.6%। वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 1.9%, 1.9%। 3% जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो 3% तक ठीक है, लेकिन फिर भी देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रिपल। मतलब हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमें डॉलर ज्यादा पे करना पड़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? चाइना से प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट चाइना कम हो रहा है। तो इसका इफेक्ट आप क्या कि हम बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग भी ज्यादा नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? हमें ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग भी नहीं कर सकते हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज्यादा होगा तो बाहर वाला देश देखेगा, अच्छा इस देश का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, अच्छी बात नहीं है ये, इसको लोन नहीं दो, इसको पैसे नहीं दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यहाँ से कर सकते हैं, बट कुछ प्रोपोर्शन, बहुत ही कम स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पैसा ला सकते हैं। नेक्स्ट वन, पैसा आ कहां से सकता था? इंश्योरेंस और पेंशन फंड से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं, इसलिए यहां से पैसा लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा कमाओ तो फिर जो लोगों का है वो दो इंश्योरेंस इंटरेस्ट रेट के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम कि ये जो बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन फंड जो है आर द बेस्ट सुटेड टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एज दिस इंस्टीट्यूशन हैव लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्रोफाइल। बहुत ही अच्छा कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अगर इन्वेस्ट करना है तो ये दिस इज बेस्ट सुटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेंशन फंड। ठीक है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेंशन फंड? तो फिर से यहाँ पे बहुत ही रेगुलेशन आईआरडीए के द्वारा, आईआर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए के द्वारा बहुत ही रेगुलेशन लगाया गया है। पहला कि 50% जो आपका इंश्योरेंस का पैसा जो आता है आपको, वो इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर आपको 50% पैसा इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देगी और साथ बदले में आपको पैसा देना है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपको बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड के अंदर आपको करना है। ट्रिपल ए मतलब कि बहुत ही अच्छा जो बॉन्ड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। गेटिंग? खराब बॉन्ड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या लो अगर है कोई छोटा कंपनी है उसका बॉन्ड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपोजर जो है वो 25% ही हो सकता है नेटवर्थ का। एक्सपोजर का मतलब अच्छा स्ट्रेस एसेट या फिर रिस्की एसेट जो है आपका वो 25% हो। तो ये रेगुलेशन है, सबसे बड़ा रेगुलेशन 50%। ठीक है, आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है तो बाकी पैसा बचा बहुत ही कम, वो भी बोल रहा है कि आपका बहुत ही अच्छा बॉन्ड के अंदर आपको करना है। तो इस कारण इंश्योरेंस या पेंशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हल्का सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, वो इन्वेस्ट करने से नहीं करता है। गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट कि बॉन्ड मार्केट का लिक्विडिटी,
कि लिमिटेड लिक्विडिटी इन बॉन्ड मार्केट। इंडिया के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है वो अच्छा नहीं है, वो नेसेंट है, वेल डेवलप्ड नहीं है, दूसरे देश की तरह पे यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं है, लिक्विड गवर्नमेंट बॉन्ड का कमी है, ठीक है। तो दैट्स वाई बॉन्ड मार्केट अच्छा नहीं है। तो अब बैंक से पैसा नहीं ले सकता है, बाहर वाले से पैसा नहीं ले सकता है, कोई और मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, लेकिन बॉन्ड मार्केट अच्छे तरीके से इंडिया के अंदर डेवलप ही नहीं है। गेटिंग? तो प्रॉब्लम है वहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो उसमें में से 95% कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो बड़े बड़े जो इशुएंस है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो 95% बड़े बड़े जो लोग हैं वो इशू करते हैं, छोटे कंपनी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो और ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या 2 से 5 सालों के लिए होता है, ये ज्यादा भी लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए बॉन्ड मार्केट को अगर डीपर करना है तो परमिट करना होगा कि बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रिपल ए के अंदर नहीं, कुछ लो रेटेड बॉन्ड के अंदर भी कर सकते हैं लोग, या कंपनी लाइक पेंशन फंड या इंश्योरेंस फंड जो है वो लो रेटेड बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। साथ में फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ करो बॉन्ड मार्केट के अंदर। साथ में जो आईबीसी रिफॉर्म वगैरह है सब है उसे अच्छा तरीका से रखो, ठीक है। आईबीसी रिफॉर्म का मतलब है कि अगर कोई कंपनी जो है वो पैसा नहीं दे रही है तो उस कंपनी को कैसे लिक्विडेट करेंगे, उस कंपनी से कैसे कैसे पैसा वापस जल्दी निकालेंगे, बैंक अपना पैसा कैसे रिकवर करेगी, तो वो आईबीसी रिफॉर्म कोड के अंदर है सारा चीज, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि बॉन्ड मार्केट अच्छे तरीके से डेवलप नहीं। नेक्स्ट वन, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसके अंदर एडवांटेज क्या है कि व्हाट इज द एडवांटेज? क्योंकि पब्लिक सरकार जो है वो फाइनेंस नहीं कर पा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो प्राइवेट वाले को दे दो, वो फाइनेंस करेगा, है ना, वो बनाएगा। जिससे होगा क्या कि सरकार तो अपना काम अच्छी तरीके से देखेगी, उसका काम रोड बनाना है तो वहां पे इनइफिशियंसी हो सकती है, राइट। लेकिन प्राइवेट वाले अगर करेंगे तो इफिशियंसी गेन, टाइम पर जो होगा वो होगा, कॉस्ट सेविंग, स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टुमार कस्टमर सर्विसेज। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये प्राइवेट सेक्टर का क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर का ये कि आपने रोड बनाने के लिए दे दिया कि एक रोड बनाना है, अब रोड बनाने के लिए उसे जमीन चाहिए, जमीन लेने में उसको बहुत सारा डिले है, बहुत सारा की इन्वायरमेंटल डिले है, क्लियरेंस, उस मिनिस्ट्री के पास जाओ, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के पास जाओ, वहां से रेलवे जा रहा है तो रेलवे मिनिस्ट्री के पास जाओ, ठीक है, और वहां पे कोई पाइपलाइन जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर का तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के पास जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? तो अलग अलग मिनिस्ट्री के पास जाओ, अलग अलग रेगुलेटर है। उसके बाद वो भी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है जिसे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई इशू है तो कैसे उसको रीएड्रेस करना है, वो अच्छे तरीके से इनएडिक्वेट है। गेटिंग माई पॉइंट? लैंड एक्विजिशन करना है तो उसके लिए टाइम डिले है। इस कारण पीपीपी के अंदर दिस आर द प्रॉब्लम, जिस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर एमएसएमईज। एमएसएमई सेक्टर का फाइनेंस। एमएसएमई सेक्टर है क्या? मतलब छोटे छोटे फर्म को एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है, जो जिसका टर्नओवर लाइक 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। तो 1 करोड़ का है तो माइक्रो, 5 करोड़ का है तो मीडियम, या 10 या 25 करोड़ का है तो आपका लार्ज टर्नओवर। तो टर्नओवर रेट पर आपका डिफाइन है। गेटिंग? तो एमएसएमई सेक्टर जो है इकोनॉमी के अंदर वो कितना 63 मिलियन है आपका, कितना मिलियन एमएसएमईज है। आपका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है? 30% का एमएसएमई, कितना 30% का जीडीपी के अंदर, ठीक है। 10 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो आ जाते हैं एमएसएमई सेक्टर के अंदर, 10 से ज्यादा लोग किसी भी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। गेटिंग? इसके अंदर कितना लगभग 11 करोड़ या 12 करोड़ लोग जो है वो एम्प्लॉय है, 12 करोड़ लोग, ओके, एमएसएमई सेक्टर के अंदर। और लगभग 32% जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, 32-33% सर्विसेज सेक्टर के अंदर है। दैट्स वाई एमएसएमई सेक्टर क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि 30% आपका जीडीपी यहाँ से आता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है?
एमएसएमई सेक्टर है छोटा, फर्म क्या है छोटा, वो अगर लोन लेने जा रहा है बैंक के पास, तो बैंक उसको लोन देने से, क्योंकि रिस्की है, छोटा फर्म है, उसके पास ज्यादा ना तो उसके पास प्रॉपर्टी है ना, जो जिसके आधार पर वो ले, इसलिए उसके जो बैंक क्रेडिट भी देगी वो क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। 60% तो उधर जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चाहिए पैसा, और यहाँ एमएसएमई के लिए भी पैसा चाहिए। तो कांस्टेंट है बैंक क्रेडिट का। बैंक अगर लोन नहीं देगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि स्मॉल एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसको जो बैंक क्रेडिट है वो लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ओके, सो यहाँ से देख सकते हो बैंक का क्रेडिट, देख सकते हो कि क्या है आपका, कि माइक्रो एंड स्मॉल के लिए 5% बैंक का क्रेडिट, मीडियम के लिए 2%, लार्ज के लिए 36%। मतलब छोटे वाले को पैसा नहीं मिल रहा, छोटे को नहीं मिलेगा तो ग्रो कैसे करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द प्रॉब्लम इन एमएसएमई सेक्टर। ठीक, तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया कि लार्ज इंडस्ट्रीज कैप्चर बल्क ऑफ ऑर्डर। लार्ज इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा पैसा जो है, लार्ज इंडस्ट्री जो है वो कवर, ब्लू वाला जो है, तो ये लार्ज इंडस्ट्री को पैसा मिलता है। ठीक है, सो दिस आर द प्रॉब्लम जो आपका है, किसके जो आपका कैपिटल के अंदर प्रॉब्लम है। बैंक का पैसा पहला, एक्सटर्नल सेक्टर से पैसा हमारा नहीं आ रहा है दूसरा, बॉन्ड मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है तीसरा, चौथा एमएसएमई के प्रॉब्लम है चौथा, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पांचवा। ठीक है, अब बात आता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपका यहाँ पर, कि हम इसे सॉल्यूशन है कैसे, सबसे पहला, बैंक नंबर ऑफ बैंक अकाउंट अगर इंक्रीज करना है तो प्रोमोट डिजिटलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। बॉन्ड मार्केट को सही करना है तो डेवलपिंग बॉन्ड करेंसी डेरिवेटिव नेक्सस बॉन्ड मार्केट के लिए। प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, की पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ज्यादा है, उसके अंदर स्टेस एसेट बहुत ज्यादा है, एनपीए ज्यादा है, उसे प्राइवेटाइज करो। गेटिंग? फॉस्टरिंग कंपटीशन, बैंक के अंदर कंपटीशन इंक्रीज करो। गेटिंग? नेक्स्ट वन, इंप्रूविंग बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग का रेगुलेशन इंक्रीज करो, आईबीसी रिफॉर्म जो आया है, ये सारे रिफॉर्म और भी रिफॉर्म आने चाहिए ताकि एनपीए जो है वो नहीं हो। नेक्स्ट वन, यूनिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छे तरीके से रेगुलेशन आपका आना चाहिए, शुड बी की कंपोनेंट, तब आपका फाइनेंशियल सेक्टर जाकर के आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, तब हमारा सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाकर के, ठीक है, सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये सारा जो है वो चेंजेस करिए। जो आपका प्रॉब्लम है, बॉन्ड मार्केट को सही करिए, बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो बैंक को प्राइवेटाइज करिए, कंपटीशन इंक्रीज करिए, रेगुलेशन बैंक का अच्छा करिए। गेटिंग माय पॉइंट? डिजिटलाइजेशन करिए। दिस आर द, ये तरीके से। ओके, सो व्हाट आर द काउस? काउस तो बताया आपको कि बैंकिंग जो है उसके अंदर आपका लो क्रेडिट, बैंकिंग के अंदर लो क्रेडिट, जो आपका काउजी, तो इतना देर से ये पांच जो है आपका काउजी तो बताया। ठीक है, आपका काउजी तो बताया कि आपका डिफिकल्टीज इन बैंक लेड फाइनेंसिंग, बैंकिंग के पास कम पैसा बचता है जो अच्छे तरीके से, एक्सटर्नल फंडिंग फिर मैंने बताया कि क्या है, इंश्योरेंस पेंशन फंड बताया कि वहां से पैसा नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर आपको बॉन्ड मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस आर द काउज, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो दिस आर द काउज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन। ओके,